हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मौजूद। और हमारे इस नए वीडियो का टॉपिक है शिक्षा यानी एजुकेशन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के अर्थ की, उसकी परिभाषाओं की, शिक्षा के प्रकार की, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं इसकी, और साथ ही साथ शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में क्या भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा का क्या विश्लेषण किया जा सकता है, शिक्षा और उसके द्वारा होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में, चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, और साथ ही साथ मौजूदा नई शिक्षा नीति के बारे में। तो फ्रेंड्स, शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के इंटरेस्ट का एक टॉपिक रही है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है वो एक जैविक प्राणी स्वरूप जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी के रूप में रहा है। और फ्रेंड, जब हम इसके एक संकुचित अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा का अर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज यानी पुस्तकीय ज्ञान और पढ़ने लिखने से लिया जाता है। जबकि अगर हम इसको वाइड एंगल पर सोचें तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ सभी प्रकार के ज्ञान के संग्रह तथा मानव के चहुमुखी ओवरऑल डेवलपमेंट यानी चहुमुखी विकास से लिया जाता है। और इसी संदर्भ में अगर हम कुछ महान लोगों के विचारों की बात करें यानी शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि यह है वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार ही नहीं हैं। और वहीं बोगार्डस के अनुसार सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। और जी.एस. थॉमसन लिखते हैं कि शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक समन्वित स्वरूप है जिसके द्वारा मनुष्यों के आचार, विचार, आदत तथा व्यवहार में सुधार होता है, यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य के भीतर उत्तम गुणों का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा जो है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या बच्चे में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भौतिक गुणों का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण किया जा सके, जिससे कि वह संपूर्ण पर्यावरण के साथ एक सफल अनुकूलन कर सके। और इसके बाद बारी आती है शिक्षा के प्रकार की यानी टाइप ऑफ एजुकेशन। हम कितने प्रकार से शिक्षा को दे या ले सकते हैं। तो फ्रेंड, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ शिक्षा को 5 भागों में बांटा गया है। वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक शिक्षा। और अब हम इसके स्वरूप या प्रकारों को विस्तार में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वैयक्तिक एवं सामूहिक एक शिक्षा को यानी इंडिविजुअल और ग्रुप एजुकेशन। तो फ्रेंड, जब किसी अकेले व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसे वैयक्तिक शिक्षा, और जब कई व्यक्तियों को एक साथ जैसे क्लासरूम टीचिंग मतलब कक्षा में एक शिक्षा दी जाती है तो हम उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। वहीं दूसरा प्रकार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड, जब टीचर जो है यानी शिक्षा प्रदान करने वाला प्रत्यक्ष रूप से ही सीखने वाले को किसी विषय का ज्ञान प्रदान करता है यानी किसी को सिखाता है तो हम उसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष शिक्षा में सीखने वाला अन्य व्यक्तियों को फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है, या फिर शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहता वरन कहानी, किस्सों के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा या कोई अन्य अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा वो अपने ज्ञान को बांटता है या देता है।
शिक्षा का अन्य प्रकार फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है। तो पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक यानी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक की जितने भी शिक्षक संस्थाएं हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, आज जो है औपचारिक रूप से एवं विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देने का काम करती हैं। और आधुनिक युग में शिक्षा जो है औपचारिक रूप से ही प्रदान की जाती है, जबकि आदिम समाजों में ऐसा नहीं था। आदिम समाजों में जो थी शिक्षा की व्यवस्था अनौपचारिक रूप से भी चला करती थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है परिवार है, पड़ोस है, हमारा संगठन है, संस्थाएं हैं, गोत्र हैं, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनडायरेक्ट रूप में जो है या कहिए नॉन फॉर्मल रूप में बच्चे को या लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा यानी जर्नल और स्पेशल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जब किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु नहीं बल्कि किसी जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह सामान्य शिक्षा कहलाती है। और दूसरी ओर किसी विशिष्ट विषय या ज्ञान से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है तो हम उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। जैसे हम मेडिकल में, लीगल फील्ड में, इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, आईटी में, इंजीनियरिंग में, इस तरह से जब किसी विशेष ट्रेड को पकड़कर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं और तब जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम जो है विशिष्ट शिक्षा की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अंतिम प्रकार, जिसे सामान्यतः नकारात्मक एवं सकारात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव और पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं। फ्रेंड, इसे हम जो है निषेधात्मक और निश्चयात्मक शिक्षा भी कह सकते हैं। जब किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसे हम निश्चयात्मक शिक्षा कहते हैं। और जब बिना किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के शिक्षा दी जाती है तो उसे हम निषेधात्मक या फिर कहते हैं नकारात्मक, निगेटिव एजुकेशन भी कहते हैं। और शिक्षा के प्रकार के बाद बात उठती है कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। तो इस संदर्भ में फ्रेंड्स समाजशास्त्री गिलिन एंड गिलिन ने कुछ शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। जैसे भाषा के लिखने, बोलने एवं व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना, जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना, बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना, आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना और संस्कृति में सुधार एवं वृद्धि में योग देना गिलिन एंड गिलिन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा का उद्देश्य जो है समाज को बनाए रखना और व्यक्तियों के व्यक्तित्व को विकसित करना भी है। शिक्षा समाज में अज्ञानता को दूर करती है और विभिन्न संस्कृतियों एवं रुचियों के लोगों में समझ का विकास कर उनमें जो भ्रम या भय की स्थिति व्याप्त होती है उसे भी दूर करती है। और पार्सन्स स्कूल को जो है सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं, जो परिवार एवं समाज के बीच एक कड़ी का या कहिए एक सेतु का कार्य करती है। और इसी तरह डेविस एवं मूर भी शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रक्रिया का अंग मानते हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण उसका काम है समाज में नियंत्रण बनाए रखना। और शिक्षा व्यक्ति में तर्क और विवेक दोनों ही पैदा करती है। इससे उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा होती है। शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम कुछ पॉइंट के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे नंबर 1, सामाजिकरण की भूमिका। इसके साथ साथ बौद्धिक विकास और नैतिक गुणों का विकास भी शिक्षा के द्वारा होता है। संस्कृति का हस्तांतरण, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग, मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योग, आर्थिक जीवन को संरक्षण, व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों के निर्धारण में सहायक। साथ ही साथ शिक्षा का जो मुख्य काम है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में वो सहायक होती है। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के शिक्षा संबंधी विश्लेषणों में मुख्य रूप से 2 सैद्धांतिक विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, दूसरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और इस वीडियो में हम इन दोनों विचारधाराओं पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं
प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की। फ्रेंड्स, समाजशास्त्री समाज पर शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। एमाइल दुर्खीम का मत है कि कोई समाज तभी जीवित रह सकता है जबकि उस समाज के सदस्यों में पर्याप्त मात्रा में समरूपता हो। शिक्षा उस समरूपता को स्थायी बनाती है और संबंधित करती है। दुर्खीम का यह भी मत है कि जटिल औद्योगिक समाजों में शिक्षा उन कार्यों को संपादित करती है जिन्हें परिवार या समवयस्क भी नहीं कर सकते। परिवार या अपने समूह में व्यक्ति को अपने संबंधियों या मित्रों से पारस्परिक क्रिया करनी पड़ती है। वहीं टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि विद्यालय नवयुवकों का समाज के मूलभूत मूल्यों में सामाजिकरण करता है। आधुनिक समाज में विद्यालय नवयुवकों को न केवल मूलभूत मूल्यों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें नए समाज के लिए अनिवार्य कुशलता और गुणों से युक्त करने पर का भी कार्य देते हैं। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण विद्वानों का एक ऐसा समूह है जो शिक्षा पर सामाजिक संरचना के प्रभाव को महत्व देता है। इस प्रभाव की व्याख्या मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर की गई है। इनका विचार है कि समाज की शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण समाज की वर्ग व्यवस्था के द्वारा ही होता है। समाज का अभिजात वर्ग अपने शासकीय प्रभाव के कारण शिक्षा पद्धति को यानी एजुकेशन सिस्टम को सुनिश्चित करने की शक्ति भी रखता है और वह ऐसा करने में सक्षम भी है, मतलब उस पर पावर भी है। और वहीं फ्रांसीसी विचारक लुइस अल्थुजर का कहना है कि शिक्षा अधिसंरचना का हिस्सा है जो मूल संरचना द्वारा ही बनी होती है और ये शासक वर्ग के हितों को पूरा करती है। ये काम जो है श्रम शक्ति पुनरुत्पादन द्वारा किया जाता है जो उनके अस्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि शिक्षा के द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन संभव है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण का काम करती है। आधुनिक शिक्षा जो है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये लोगों की कट्टरता, रूढ़िवादिता, जड़ता जैसा जो एटीट्यूड है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसको तार्किकता, दूरदर्शिता एवं गतिशीलता में चेंज कर देती है और लोगों की सोच को, लोगों के दृष्टिकोण को, उनके एटीट्यूड में जो ये होने वाला जो चेंज है, यह समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में भी जो है वो चेंज लाता है। और आधुनिक शिक्षा ने एक नई परिष्कृत और अत्यधिक प्रभावशाली तकनीक द्वारा मानव जाति की सेवा का एक और नया विशाल अध्याय भी लिखा है। और फ्रेंड्स, पिछले कई दशकों से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक संविधान के अध्यादेश को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन श्रम किया गया है। 1986 और 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस चीज़ को प्राथमिकता दी गई और सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रम रहा, जिसकी शुरुआत 2001-2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित भी किया गया है, जिसके तहत 6 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000 और 2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक और बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु नए स्कूल खोले जाना, वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा या कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष, पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण देना तथा एकेडमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उनकी ड्रेसेस, उनका एजुकेशन मटेरियल, ताकि जिससे उनके अधिकम माने सीखने के स्तरों में या उनके परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना भी इस सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य।
और फ्रेंड्स, अंत में बात करते हैं वर्तमान की नई शिक्षा नीति में। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। और यह नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून जो है 2009 के अंतर्गत भी रखा गया। भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूपों से 4 चरणों में काम करेगी। 5+3+3+4 के पैटर्न के प्रयोग को लेकर स्टूडेंट्स की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने शिक्षा को लेकर उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है और हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।